नमस्कार। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम शार्दुल कात्यायन है। अतुल इस वक्त फील्ड में हैं, वो अभी इस हफ्ते होस्ट नहीं कर पाएंगे पॉडकास्ट को, तो आपको मुझे झेलना पड़ेगा। और इस हफ्ते चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। एक अभी नहीं जुड़े हैं और अभी हमारे साथ हैं प्रकाश के रे जी। प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उन्हें चर्चा पर पहले भी सुन चुके हैं। वो लगातार आप उन्हें अलग अलग मंचों पर चीज़ों के बारे में टिप्पणी और जानकारी देते हुए सुनेंगे। और इससे पहले उन्होंने प्रभात खबर के साथ लंबे समय तक एक संपादक के रूप में भी काम किया। तो प्रकाश जी, आपका स्वागत है एनएल चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरी मेहमान जुड़ रही हैं स्मिता शर्मा, और आप उन्हें भली भांति जानते हैं, आप उन्हें लगातार चर्चा में देखते रहते हैं। हम अपनी चर्चा की तरफ बढ़ें उससे पहले 3 छोटे छोटे सूचनाएं हैं आपके लिए, अनाउंसमेंट। पहला तो ये कि हमारा यूएस के चुनावों का कवरेज, यूएस चुनाव सर पर हैं, उसको कवर करने के लिए श्रीनिवासन जैन शो कर रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ मिलकर। यूएस जा रहे हैं वो, और आपको ग्राउंड से खबरें लाने के लिए, क्योंकि यूएस चुनाव में ख़ास तौर से बहुत सारे मिथ्स और झूठी खबरें फैल रही हैं, तो आप उसमें सहयोग करें, हमारी पत्रकारिता का समर्थन करें। क्योंकि आप जानते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री की पत्रकारिता आप ही के समर्थन से चलती है, हम किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लेते। तो उस सेना प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके उसको पूरा करें जल्द से जल्द। दूसरी सूचना दिवाली से जुड़ी है। दीपावली सर पर है, 2 हफ्ते ही बचे हैं, और इस अवसर पर न्यूज़ लॉन्ड्री भी आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आया है। न्यूज़ लॉन्ड्री के से आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जानकारों को गिफ्ट में देने के लिए विशेष हैम्पर खरीद सकते हैं, और उसमें भी हमने कोशिश की है कि आपको हम डिस्काउंट दें। तो पहला हैम्पर, जिसकी कॉस्ट पहले 2340 के आसपास थी, वो आपको 1999 में मिलेगा, और दूसरा 4744 का था, 4744 का, जो अब 3999 का है। इससे आप हमारी तो मदद करेंगे, लेकिन आप पाएंगे कि ये हैम्पर बेहतरीन है, इट्स वर्थ द मनी। और मैं बहुत कंजूस हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए इस बारे में। तो आप इन हैम्पर्स को अपने मित्रों, रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो आप प्लीज़, अगर हो सके, उसे लें और दिवाली पर गिफ्ट करें। और आखिरी सूचना तो आपको पता ही है, चर्चा अब पेवॉल के पीछे है। हम अपने सब्सक्राइबर से चलते हैं, और ये पेवॉल सुनिश्चित करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, हमारी पत्रकारिता का समर्थन करें, और आपको जो कंटेंट पसंद है उसके लिए हम सबको थोड़ा सा खर्चा करने का मुद्दा उठाना चाहिए। तो प्लीज़ चर्चा को पूरा सुनने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पेवॉल के पीछे है। अब हम अपने चर्चा के विषय की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी, जैसा मैंने बताया, कि विदेशी मंच से है, और आज की चर्चा का विषय भी है। इस हफ्ते भारत और कनाडा के बीच संबंधों में काफ़ी तनाव बढ़ गया। कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत सरकार एक खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ये उन्होंने पिछले साल भी कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने पुरजोर कहा। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार से कोऑपरेशन करने को कहा था, लेकिन उनकी तरफ से केवल विरोध मिला। ये कनाडा की सरकार का कहना है। इसके बाद भारत सरकार ने इसका पूरी तरह से खंडन किया और इन आरोपों को आधारहीन बताया। फिलहाल स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त और दूतावास के 6 लोगों को निष्कासित कर दिया, और भारतीय दूतावास के 6 लोग, जिसमें उच्चायुक्त संजय जी भी हैं, उन्हें भारत ने वापस बुला लिया। और जवाबी कार्रवाई में कनाडा ने उन्हें भी निकाल दिया और कहा कि ये किसी भी परिस्थिति में कनाडा दोबारा नहीं लौट पाएंगे। 6 लोग भारतीय दूतावास के। एक इमेच्योरिटी जरूर हुई है। जस्टिन ट्रूडो ने जब संसद के फ्लोर पर इस बयानबाजी का रास्ता अख्तियार किया, ना कि बैक चैनल टॉक्स करने की जगह, और उसके पहले निज्जर की जो किलिंग हुई थी, तो उसमें फीलिंग यही आई थी कि जस्टिन ट्रूडो बेसिकली जो अपनी घरेलू वोट बैंक है, अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं जी, जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो काफी घटी है, और उसको वो पैंडर कर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक माइनॉरिटी वोट बैंक है। हालांकि वो वोट बैंक 2% ही है, और काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एक 2% की वोट बैंक को पैंडर करने के लिए आप एक इतने इंपॉर्टेंट मुल्क के साथ अपने रिश्तों को आप इतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण करार दे रहे हैं। कनाडा में
अगर कनाडा के इंटरेस्ट्स हैं इंडिया की मार्केट में, तो आप आज ये भी समझ लें कि भारत के कम से कम 4 लाख स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, और जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में वो लगभग 20 लाख की है। तो इसीलिए जब लूज बयानबाजी होती है इस तरह के हालातों में, तो मुश्किलात हर ओर जो है पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इंडिया के लिए कूटनीतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर यह पूरा मसला एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि ये दो तरीके से हम देख रहे हैं। एक तरफ कनाडा के अंदर निज्जर की किलिंग को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, और उसमें एक के बाद एक आपको याद हो कि नाम ड्रॉप हो रहे हैं। कनाडा ने तो अब ये तक कह दिया है कि इसके तार सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े हुए हाँ, हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, मैं उसे बाद में मेंशन वॉशिंगटन करने पोस्ट की रिपोर्ट में, लेकिन उन्होंने कनाडा के ऑफिशियल्स को हवाला दिया है, जी इंटरसेप्ट किया है। या और जस्टिन ट्रूडो के जिस बयान को हम अपने डिफेंस में यूज कर रहे हैं, देखिए जस्टिन ट्रूडो का ये नहीं कहना है कि एविडेंस है ही नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि हमने भारत को इंडिकेशंस दिए हैं कि आप इस लेवल पर इंटेलिजेंस कलेक्शन करें। ये एक कॉमन बात है शार्दुल, हमें समझना होगा। जब फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान किसी आतंकवादी के खिलाफ, हम जब डोजियर्स देते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान को, हम शुरुआती रूप में हम सबूत नहीं देते हैं, हम इंडिकेशंस देते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। क्योंकि आप अगर सबूत देंगे तो उसके साथ एक छेड़छाड़ का भी जो है, जो अक्यूजिंग कंट्री है और जो अक्यूज्ड है, उनके बीच में अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि आप सीधे सबूत उठाकर आप दे देते हैं। वो सबूत आप दूसरे कंट्रीज के साथ आप शेयर कर सकते हैं, आप पार्टनर देशों के साथ में शेयर कर सकते हैं, आप एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन काफी दफा यही होता है कि आप एक देश को बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर हमें ये खबरें आ रही हैं, आपके इस शख्स पर हमें ये शख्स जो है हमारे यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, आप इसके खिलाफ अपने लेवल पर इंटेलिजेंस करें। तो ये बहुत ज्यादा कुछ अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है। जब ट्रूडो के पिता जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 70s में और 80s में, जी, तब से उनकी ये नीति रही है। और ये भी इंटरेस्टिंग है, आपने तो सिर्फ बांग्लादेश शेख मुजीब के हत्यारों की बात की, चीन, ईरान, रशिया, ये जितने भी देश जिनके साथ थोड़ा पश्चिम के, और भारत, देखिए भारत, ये तमाम ये जुमलेबाजी आप कर लें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बिजनेस, वो तमाम चीजें, डायस्पोरा, लेकिन सच्चाई ये है कि वेस्ट के साथ हमारे रिश्ते बहुत फॉन्डली नहीं रहे हैं जी, हिस्टोरिकली। जी, उसके भी अपने अपने फेजेस हैं, और जो फॉन्डली हुए भी हैं तो वो पिछले 30 सालों के में आप मान सकते, मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन, नरसिंह राव, वाजपेयी गवर्नमेंट, फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट। बहरहाल, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें हम लोगों को अंडरलाइन करना चाहिए, जब ट्रूडो 2018 में आए थे और अभी जी, वाशिंगटन पोस्ट की चर्चा हो रही, उसमें बरखा दत्त ने उस समय ही एक आर्टिकल लिखा था वाशिंगटन पोस्ट में कि ये डिजास्टर रही ये पूरी उनकी जर्नी, और इसके लिए वही दोषी हैं। और उसमें क्या हुआ था, वो अटवाल जो खालिस्तानी व्यक्ति था, उसको वो ऑफिशियल फंक्शंस में शामिल हुआ, उसको इनविटेशन दिया गया था कनाडा का जो यहाँ पे उच्चायोग है उसमें डिनर पार्टी में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो शामिल होने वाले थे। जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे मिलने से मना किया, उनको पहले अमरिंदर सिंह से मिलने को बोला गया। उसके बाद वो 6 दिन रहे थे, उनके साथ कोई सीनियर मिनिस्टर जो प्रोटोकॉल होता है वो नहीं था। तो और 2019 में वहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट की किताब आई, जिसमें उन्होंने कहा, ट्रूडो के एक एडवाइजर को कोट किया कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट कर रही है इलेक्शंस में कनाडा के भीतर। तो हमारे रिश्ते जो हैं इस गवर्नमेंट के और ट्रूडो गवर्नमेंट के, वो काफी समय से गड़बड़ चल रहे थे। अब जब ये कहानी हुई है, देखिए मुझे सबसे अचरज की बात ये हुई कि जब उन्होंने 3 लोगों को पकड़ भी लिया है और उसके बावजूद उनके पास एविडेंस नहीं आ रहा, कुछ तो ट्रेल्स देखते, कुछ तो हिसाब किताब लगाते, भाई इतने अपराधी वहां पर है, इतने और ये देखिए, ये जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट दी है लॉरेंस बिश्नोई के मामले में, उसमें ये भी बताया कि इसके भी खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ जो है कनेक्शंस रहे हैं। तो हम चर्चा में अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, और अगले विषय पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए सतीश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सतीश जी इस समय तो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेकिन वो लंबे समय तक राष्ट्रीय सहारा के लखनऊ संस्करण के संवाददाता रहे। बहराइच में 13 अक्टूबर को, यानी रविवार को, जो नवरात्रों की प्रतिमा विसर्जन होता है उसके लिए जुलूस निकल रहा था। जुलूस जब एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके से निकला तो वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि डीजे पर कुछ इस तरह के गाने बज रहे थे जो बहुत अभद्र थे और मुस्लिम समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।
उससे वहाँ पे नोक-झोंक शुरू हुई, नोक-झोंक गहमा-गहमी में बदल गई, फिर खींचतान हुई और इसके बीच में राम गोपाल मिश्र नाम का लड़का, युवक ही था, 22 साल का था, 22 या 23 साल का, वो अब्दुल हमीद नाम के एक व्यक्ति के घर पे चढ़ा। वहाँ पर इस्लामी आस्था से जुड़ा एक हरे रंग का झंडा उन्होंने अपने घर के ऊपर लगाया हुआ था। उसने उसको फाड़ दिया और वो वहाँ पर जय श्री राम का प्रिंट लिए हुए झंडा लगा रहा था। इस पर झगड़ा और बढ़ा, वहाँ हाथापाई हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और राम गोपाल मिश्र, गोली भी चली ऑफ कोर्स, क्योंकि वो गोली लग के मरा। प्रशासन पुलिस दोनों से ये चूक हुई कि उन्होंने वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए और जब स्थिति ये बनी, गाना डीजे पर जो बज रहा था वो कोई ऐसा आपत्तिजनक नहीं था अच्छा। जो किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने वाला रहा हो, लेकिन वो गाना जो बताया जाता है वो योगी जी से रिलेटेड बज रहा था और संभवतः योगी जी को कुछ समुदाय के लोग नहीं पसंद करते होंगे, तो इससे वो आपत्ति उठी थी कि ये डीजे पर ये गाना न बजाया जाए। परंतु जैसा आप जानते हैं कि इस समय जब एक प्रोसेशन धार्मिक निकल रहा है एक हिंदू समाज का, तो वो लोग और खासतौर से युवा वर्ग के लोग इसको मानते नहीं। इसका तरीका यही था कि पुलिस प्रशासन इतना समर्थ होता उस स्थान पर कि वो प्रोसेशन को सकुशल निकलवाने में अपना सफलता प्राप्त करता। स्थिति ये थी कि पुलिस प्रशासन के पास उस समय पर्याप्त फोर्स मौके पर नहीं थी और यही कारण है कि उधर से पथराव होता है और पथराव के बाद उसकी प्रतिक्रिया में ये राम गोपाल मिश्रा जो लड़का था जी, वो ज्यादा आवेश में आता है और वो उनके घर पर चढ़ जाता है। मामले को ठीक करने की बजाय और खराब इस तरह हुआ क्योंकि पुलिस जो है वो कभी मस्जिद में जा रही है, कभी इधर भाग रही है या उधर भाग रही है। मतलब उन्होंने ना तो कोई इस तरह का अनाउंसमेंट किया जैसे अक्सर होता है कि भाई माहौल खराब है तो पुलिस की व्यवस्था और ज्यादा की जाए, वो सब व्यवस्था नहीं थी। ये मैं डे 1 की बात बता रहा हूँ। दूसरे दिन का फेलियर ये ऐसे मानिए आप, जब इतनी आपकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, जैसा कि योगी जी भी अक्सर कहते हैं कि ऐसी सरकार वैसी सरकार, कानून व्यवस्था दुनिया भर की दुहाई दी जाती है। जब एक लड़के की वहां हत्या हो जाती है, राम गोपाल की मौत हो जाती है और आपको पता है कि वहां पे इस तरह का मामला हो गया है, तो उस बीच एक अच्छा खासा टाइम मिला, तो उस समय पर वहां पुलिस क्यों नहीं इतनी तादाद में मौजूद थी कि फिर बाद में जो लोगों के घर जलाए गए वो उनको बचा लिया जाता। एक तो चलिए हो गया, मान लीजिए जो हुआ वो जब उसकी हत्या हो गई तो उसके बाद तो कम से कम पुलिस को चौकन्ना हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन करीब 12-1 बजे जब शव यात्रा उसकी वहां से गुजर रही थी तो वहां पर पुलिस को इतनी तादाद में होना चाहिए था कि ताकि उस हिंसा को रोक सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं उस गांव में जा रहा था तो उससे 15 किलोमीटर पहले से बैरिकेटिंग की हुई थी, गाड़ियां जली हुई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था उतनी तादाद में मुझे गाड़ियां, व्हीकल्स जो है वो जले हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो किसी की कार हो, बाइक हो, ई रिक्शा हो, किसी का ठेला हो या किसी का घर हो, हर घर को नुकसान पहुंचाया गया। मैं घरों के अंदर भी गया, ऐसा नहीं कि रोड पे खड़े वाहनों को ही जलाया गया। घर के अंदर जो सामान थे, यानी कि जैसे गेहूं था, अनाज था, बेड, गद्दे, उनके सब कुछ जला दिया गया, ट्रैक्टर जला दिए गए अंदर। एक चीज जो मैंने देखा था 89 का जो वो मौसम था, जब कई जगह कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे और सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, तो हिंदू कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ बुजुर्ग, कुछ बड़े लोग, जो कोई टीचर है, मान लीजिए प्रोफेसर, डॉक्टर, इस तरीके के जो लोग थे, वे लोग पीस कमिटीज का वो करते थे, जिसका कि हमको जिक्र मिलता है कि 46 से लेके 48 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और बंटवारे के आसपास जो सिनारियो बना था। तो मुझे जो सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि कोई सुधीर चौधरी क्या कह रहा है या कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है नहीं निभा रहा है। जो
लेजिस्लेचर है, मेंबर है, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड किस तरीके का है, पकड़ने और एनकाउंटर का डायनामिक्स क्या है, ये चीजें मेरे लिए डिटेल्स हैं। मैं उन चीजों को देख रहा हूं कि जहां पे आपको थोड़ी सी भी मदद मिल सकती है चीजों को व्यवस्थित करने में, वो जो गणित टूट रहा है हमारे सोसाइटी का, जो सौहार्द टूट रहा है। जी आप देखिए दो चीजें, क्या हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे बड़े बुजुर्ग नहीं बचे जो मोहल्ले में और आसपास जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं? पहली चीज। तो आप क्या देख रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर टूट गया और लौंडे अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, चाचा चाची की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।